नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पुलिस कर्मियों और राजस्व विभाग के लोगों को गांव-गांव भेजकर किसानों को चिन्हित करें कि वो किसान आंदोलन में हिस्सा तो नहीं लेने वाले हैं। शासन स्तर पर इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। बहराइच में विधायक भिनगा ने कहा कि देश का असली अन्नदाता किसान ही है, मगर किसानों के साथ गलत हो रहा है। किसानों के हर सुख दुख में शामिल होकर लड़ूंगा। साथ ही विधायक ने सिरसिया ब्लॉक के दर्जनों गांवों का दौरा कर ग्रामीणों का भी हाल जाना। के माध्यम से कल मैं विकास खंड सिरसिया में दर्जनों गांव के विजिट करने पर मुझे सैकड़ों की संख्या में किसानों से भी वार्ता करने का मौका मिला और मैंने उनको ये आश्वस्त किया है कि आपकी धान की फसल जो जहाँ पर इनकी तौल का पॉइंट बना हुआ है, इनके प्रभारी नियुक्त हैं, डिप्टी आरएमओ के हों या आपके पीसीएफ के हों, उन लोगों की मनमानी जो किसानों के धान को तौलने के बाद भी उनका भुगतान एक एक महीना नहीं देते हैं। कुछ प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया गया है और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि जो भी गलती करेगा उनके ऊपर भी एफआईआर होगी। और पुआल पर बैठ करके किसानों से चर्चा किया, उनके दुख दर्द को जाना और उनके कुछ लोग तो ऐसे मिले जो वास्तव में बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। माननीय मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से उनको मैंने लेटर लिखा है, उनको पैसा भी दिलाने का काम किया हूं और किसानों की समस्या को सुन करके मैंने आगे मुख्यमंत्री तक चिट्ठी लिखने का काम किया हूं। जय हिंद। हम लोग गरीब आदमी के पास आके इनके हो सकता है सही हो जाए और एक सिर्फ लखनऊ ले जाओ और एक पन्ना कागज लाओ कि कई लाख रुपए लागे। 6 लाख रुपए लागे उसके दुगना बनवाओ, 2 लाख का है तो 4 लाख के बनवाओ, क्योंकि जितना बनवाई हो क्या आधा ही मिली। ठीक है, चिंता ना करे वास्ते, बढ़िया सो आराम से। तू ठीक होएगा तो समझो संसार ठीक होएगा। भैया अब देख लो, ये सुनो, इनका बताओ, इनका साधन जाए तो हम फिर कहीं तुम जरा देखो कहीं से भी हाथ फैले हो तो 2, 4, 500, 1000 रुपया मिले। हम तुका लाखों रुपया देख कर हमसे डरे खा यार, तुका हाथ पकड़ के हमसे मांगो पैसा। भाई क्या गलत कह रहा हूँ? हमारे कोई परिवर्तन ना पाइयो, हम जैसे पहले रहे वैसे आज 5 लाख और दिए हैं ना। इनका दोनों मिलकर कोई आदमी साथ। एटा के सिराव गांव में चकाबंदी विवाद को लेकर डीएम के निर्देश पर भारी पुलिस बल के साथ गांव सिराव और नगला पुड़िहार एसडीएम पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सिराव पंचायत के 95% से 1500 से ज्यादा किसान चकाबंदी होना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकर के यह विवाद था, तो क्या अभी क्या निर्णय दिया है? ग्राम सिराव में इस समय चकबंदी प्रक्रिया चल रही है और यहाँ कुछ लोग जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित हुए थे जी, अपना समूह लेके, अपना प्रतिनिधिमंडल लेके कि चकबंदी यहाँ समाप्त कर दी जाए। तो उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे और एसओसी एटा को संयुक्त रूप से जांच करने के लिए भेजा गया है कि आप लोग जांच करके देख लें कि वहाँ अधिकांश जनता क्या चाहती है, चकबंदी चाहती है कि नहीं चाहती है, उस हिसाब से निर्णय किया जाएगा। ज़्यादातर एसओसी साहब उसी की जांच करने आए हुए हैं फिलहाल। ज़्यादातर सब पंचायत के ज़्यादातर लोग जो है अब सिराव में मौजूद हैं, इनका जो मानना है कि चकबंदी होनी चाहिए। अब यहाँ लोग 2 गुटों में इकट्ठा हो गए हैं कि ये कुछ लोग जो चकबंदी नहीं चाहते हैं वो नगला
कुड़ियार में इकट्ठा हैं और जो चकबंदी चाहते हैं वो यहाँ सिराव में इकट्ठा हैं। और यहाँ इसमें काश्तकार कौन है, कितने चकबंदी से प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे तो परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला है कि जितने लोग चकबंदी चाहते हैं वो अपना ID कार्ड, वो जो है आधार पत्र 23 और अपना 2 लाइन का एप्लीकेशन लिख के देंगे। हम चकबंदी चाहते हैं और जो नहीं चाहते उनको भी ये प्रोसेस बता दें, तो उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कितने वास्तव में प्रभावित व्यक्ति चकबंदी चाहते हैं, कितने नहीं चाहते हैं। तदनुसार जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया। गोंडा के थाना नवाबगंज पुलिस ने अवैध हथियारों के खरीद और बिक्री करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर सूचना मिली थी, तब जाके पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। सर इसमें से कुछ तो पकड़े गए, क्या मामला सर? थाना नवाबगंज पुलिस ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए अवैध असलहे फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें जो असलहा बना रहा था विजेंद्र पाल सिंह, जो जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। साथ ही साथ काफ़ी संख्या में बने हुए और अधबने असलहे एवं असलहे तैयार करने के लिए प्रयुक्त अन्य उपकरण जो है वो बरामद किए गए हैं। इसमें 4 अभियुक्त फरार हुए हैं, जिसका मेन सरगना जो है वो धनेश यादव है, जनपद अयोध्या का रहने वाला है। वही इस अभियुक्त को लगभग 4 वर्ष पूर्व शाहजहांपुर से यहाँ लाया था और यहाँ पर ये नदी किनारे गन्ने के खेत में अवैध असलहे बनाने का कार्य कर रहा था। जो गिरफ्तार अभियुक्त है पूर्व में भी जनपद शाहजहांपुर से अवैध शस्त्र बनाने के मामले में जेल जा चुका है। जल्दी हम शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे। साथ ही साथ अवैध असलहे कहाँ कहाँ सप्लाई हुए हैं इसके बारे में हम लोग छानबीन करके तमाम असलहे बरामद करना, और जो भी अभियुक्त इसमें अदर इन्वॉल्व हैं इस कार्य में, उनको भी हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम पारित किया है कि अब कोई भी व्यक्ति अपने वाहन पर जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा। किसी भी प्रकार का स्टिकर वाहनों पर नहीं लगेगा। अगर स्टिकर लगे और जाति सूचक शब्द लिखने पर वाहन दिखते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र गौतम जी। रविंद्र जी, आप आज ये गाड़ियों पर से स्टिकर हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? सर ये स्टिकर हमने लगाए थे कि हमको नहीं पता था कि क्या आगे चल के क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। जब भी अब गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि ये जो भी स्टिकर है, जातिवाद है, ये सब कुछ ख़त्म करना है, तो हम सबसे पहले हम आपके साथ हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हमने अपनी गाड़ियों से स्टिकर हटा चुके हैं हम। तो क्या डर था या किसी ने कहा था या कोई पुलिस का डर था या नहीं, डर नहीं। हम भी यही चाहते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट अपने रूल्स निकाल रही है, जो भी गवर्नमेंट बोल रही है, हम उस पर फॉलो करेंगे। अगर गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा हमने लगा के रखे, कोई नहीं। अगर अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये आपको नहीं रखने हैं, ऐसा नहीं करना, तो हम ठीक है, हम हटा देते हैं, इसको हटा रहे हैं। कासगंज पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय, राज्य भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जनपद कासगंज को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में। आज हमारे सामने मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब शमीम अहमद अलवी। आज हम इनसे जानेंगे केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को लेकर के आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी अजीत सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी, जो केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 कृषि अध्यादेश जो केंद्र सरकार लॉकडाउन में आनन फानन में जो लेकर आई है, राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय लोकदल जनपद कासगंज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी हाल ही में पूर्व में सिंधु बॉर्डर पर जो किसान थे उनके बीच में उन्होंने लंगर किया, किसानों को खाना खिलाया, और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल प्रदेशीय आह्वान पर कृषि कानून के खिलाफ जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन और विरोध दर्ज राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से कर रहा है और करता आ रहा है। आज जो आपकी बैठक हुई है नगर कैंप कार्यालय तहसील रोड कासगंज पर,
उसमें आगामी कौन कौन से प्रोग्रामों को लेकर आपकी रणनीति हुई है? आज जो हमारी जो नगर कैंप कार्यालय राष्ट्रीय लोकदल तहसील रोड कासगंज पर बैठक हुई है, राष्ट्रीय लोकदल प्रदेशीय आह्वान पर सबसे पहले कल 27 दिसंबर 2020 को आदरणीय जयंत चौधरी जी का 41वां जन्म दिवस हम पूरे जोश और खरोश और पूरी सादगी के साथ केक काटकर और मासूम बच्चों में फल वितरण करके मनाएंगे। साथ ही साथ आगामी 28 दिसंबर को राष्ट्रीय लोकदल प्रदेशीय आह्वान पर जो उत्तर प्रदेश सरकार पर जो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान है उसको लेकर सारे राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण गन्ना आयुक्त कार्यालय जनपद कासगंज का घेराव करेंगे, धरना देंगे और उसके बाद गन्ना समस्या को लेकर जिला महामहिम राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद कासगंज को ज्ञापन देने का काम करेंगे। किसानों के प्रति आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? किसानों का धरना यूपी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर जो चल रहा है उसके साथ आदरणीय माननीय चौधरी अजीत सिंह जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हुए हैं। और जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार जो किसानों के विरोध में लेकर आई है इसके हम विरोध में हैं, जिसमें पहला जो कृषि कानून है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण 2020, दूसरा जो कानून है कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून जो है, जिसमें जो पहला जो कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण, इसका मतलब है कि जो एमएसपी केंद्र सरकार जो एमएसपी जैसे लाई गई, जैसे धान जो है 1800 रुपये प्रति क्विंटल सरकारी क्रय केंद्र पर खरीदा जाना चाहिए। और जब किसान जो है जब धान लेकर जब पहुंचता है मंडी में तो जो सरकारी क्रय केंद्र खुले हुए हैं वो ये कहकर किसानों से मना कर देते हैं कि आपका धान ठीक नहीं है और आपके धान में जो है कीटाणु लगा हुआ है और हम इस धान को नहीं खरीद सकते, जिसमें कि हमारा मानना ये है कि ये पूरी तरह से जो है काला बाजारी है। और जैसे ही किसान सरकारी क्रय केंद्र से हटता है उसका धान वहाँ नहीं खरीदा जाता, तो बिचौलिया जो होते हैं उसी धान को औने पौने दामों में 700 रुपये क्विंटल 800 रुपये क्विंटल में खरीद करते हैं और उसका जो है अनावश्यक तरीके से भंडारण करते हैं, जो कि राष्ट्रीय लोकदल इसके हित में कतई नहीं है। कटरा मोहल्ला थाना कोतवाली नगर एटा में 2 वकील परिवारों राजेंद्र शर्मा और अविनाश शर्मा के मध्य मकान की संपत्ति के स्वामित्व को लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और मौके पर भी आपसी विवाद है। राजेंद्र शर्मा ने अविनाश शर्मा की किराएदार रेखा शर्मा के व्यक्तिगत परिवार को कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर और उनके घर का सारा सामान जब्त करने के साथ ही मारपीट कर जबरन घर से बाहर निकाल दिया है। सर, ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व मकान के विवाद को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था सर। उस विवाद से संबंधित कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं सर, क्या है सर पूरी सच्चाई इन वीडियोज़ की? सर, थाना कोतवाली नगर में एक मकान के स्वामित्व को लेकर 2 अधिवक्ता परिवारों में जो विवाद चल रहा था उसमें 5 दिन पूर्व राजेंद्र शर्मा नाम के एक अधिवक्ता द्वारा वहाँ शिकायतकर्ता और पुलिस पार्टी मजिस्ट्रेट के पहुंचने पे अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया गया था और परिवार के अन्य लोगों द्वारा पुलिस और अन्य राहगीरों पे ज़बरदस्त पथराव भी किया गया था। इसमें एक गोली राहगीर को अरबाज नाम के लड़के को लगी थी, जो गंभीर अवस्था में आगरा में अस्पताल में इलाज करा रहा है। इसमें जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो केवल कुछ सेकंड का है, जो उस घटना के कुछ अंश को ही दर्शाता है, जो कि पूरे मामले में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है और मकान के अंदर का भी वीडियो है, जिसमें वो अधिवक्ता अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेके जिससे उन्होंने फायर किया था लगातार घूम रहे हैं और फायर भी कर रहे हैं। जो पथराव कर रहे परिवार के अन्य लोग हैं उनका पथराव करने का भी पूरा वीडियो दर्शाया गया है।
और इस घटना में जो लड़का जिसको गोली लगी है वो उसको उपचार के लिए मौके से हटाया गया है। बार बार समझाने के बाद भी जो उनको वहाँ से हटाया जा रहा था तो पुलिस पार्टी के ऊपर उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को भी छोड़ दिया था, जिससे कोतवाल वगैरह को कुत्ते ने उनका काटा भी था। उस संबंध में मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था, वो रिपोर्टें भी मेडिकल से संबंधित मौजूद हैं। ये आंशिक रूप से ये वीडियो दर्शाया गया है। पूरे घटनाक्रम को समग्र रूप से देखने पे ये स्पष्ट है कि राजेंद्र शर्मा अधिवक्ता द्वारा अनावश्यक रूप से वहाँ इस तरह की फायरिंग की गई और बार बार अपनी पिस्टल लहराई गई और परिवारीजनों द्वारा अनावश्यक रूप से पथराव किया गया। ये अगर मौके से उस लड़के को तुरंत इलाज के लिए ना हटाया जाता या इनको ना अरेस्ट किया जाता तो वहाँ सांप्रदायिक तनाव की गंभीर शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए पुलिस द्वारा उनको वहाँ से समझा बुझा के और फिर आवश्यक बल प्रयोग करके ले जाया गया है। पूरे मामले में FIR दर्ज हुई है और मामला न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत हुआ है, न्यायालय के संज्ञान में है। परिवारीजनों को, वकील साहब के 3 परिवारीजनों को, महिलाओं को जमानत भी इस मामले में न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात हुई कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।